हेलो एवरीवन, रामनेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 1 है उसकी यूनिट 6। इसके अंदर हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इंडियन लॉजिक, भारतीय तर्कशास्त्र। जो भारतीय तर्कशास्त्र है ये स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूज करता है। आज हम इस वीडियो में इजी तरीके से भारतीय तर्कशास्त्र को कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो इससे आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। आइए देखते हैं भारतीय तर्कशास्त्र क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए देखते हैं भारतीय तर्कशास्त्र। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको भारतीय तर्कशास्त्र जो हमारा टॉपिक है इसका मटेरियल कहीं भी नहीं मिलता। इंग्लिश जो मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको तो मटेरियल एवरी जगह मिल जाता है, लेकिन जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको कम ही मटेरियल मिलता है। और जो भारतीय तर्कशास्त्र हमारा टॉपिक है इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा बच्चे परेशान रहते हैं। तो आज मैं आपके लिए इस टॉपिक को इतना इजी कर दूंगी कि आपके लिए भारतीय तर्कशास्त्र आपका फेवरेट टॉपिक बन जाएगा। तो आइए देखते हैं भारतीय तर्कशास्त्र। भारतीय दर्शन को 3 अवधियों में विभाजित किया गया है। पहले वेद या वैदिक काल, दूसरा उपनिषद काल। बुद्धिज्म ने प्रत्यक्ष और अनुमान को माना है। ये भी हमारा क्वेश्चन बनता है कि बुद्धिज्म ने प्रत्यक्ष और अनुमान को माना है या नहीं, तो बुद्धिज्म ने प्रत्यक्ष और अनुमान को माना है। तीसरा है वेदांत, वैशेषिका भी प्रत्यक्ष और अनुमान को मानती हैं। तो यहाँ से ही हमारा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि बुद्धिज्म ने किसे स्वीकार किया है और वैशेषिका ने किसे माना है। जैनिज्म ने प्रत्यक्ष और अनुमान को माना है। वैदिक काल के बाद की अवधि एक व्यवस्थित अवधि है। नेक्स्ट पॉइंट है दर्शन की प्रणालियों में 6 अन्य की तुलना में अधिक प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे गौतम का न्याय और किनंदा की वैशेषिका, कपिला की सांख्या और पतंजलि का योग और जैमिनी की मीमांसा और बादर नारायण का वेदांत। तो ये हमें याद रखने हैं। आगे देखते हैं, ये सभी वेदों के अधिकार को स्वीकार करते हैं। जो लोग वेदों को नहीं मानते वे हैं जैन, बौद्ध, ये भौतिकवादी थे। तो ये क्वेश्चन हमारा बन सकता है कि वेदों को कौन स्वीकार नहीं करता, तो जैन और बौद्ध। अब डायग्राम के माध्यम से देखेंगे भारतीय तर्कशास्त्र। भारतीय तर्कशास्त्र के अंदर 2 पार्ट किए गए हैं, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक के अंदर आते हैं न्याय, सांख्या, वैशेषिका और मीमांसा। नास्तिक के अंदर आते हैं जैन मत, बौद्ध मत और चार्वाक। तो ये नास्तिक हैं जो वेदों को स्वीकार नहीं करते, वो नास्तिक के अंदर आते हैं। और जो वेदों को स्वीकार करते हैं वो आस्तिक के अंदर आते हैं। तो जैन मत, बुद्ध मत और चार्वाक ये नास्तिक के अंदर आते हैं। और आस्तिक के अंदर न्याय, सांख्या, वैशेषिका और मीमांसा। आइए इनको एक एक करके देखते हैं। जैन मत के अनुसार ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक प्रमाण और दूसरा न्याय। अब देखते हैं प्रमाण क्या है। प्रमाण का तात्पर्य है किसी वस्तु के ज्ञान से है, यानी किसी भी वस्तु से हमें जो ज्ञान मिलता है वो कहलाता है प्रमाण। दूसरा है न्याय। न्याय वह विशेष दृष्टिकोण है जहाँ से हम किसी वस्तु के बारे में अपना निर्णय देते हैं। किसी भी वस्तु के सत्य और पूर्ण ज्ञान के लिए प्रमाण और न्याय दोनों का आवश्यक है। तो ये प्रमाण और ये न्याय। आगे है बुद्ध मत। यह दर्शन पूरी तरह से यथार्थ में जीने की शिक्षा देता है। तीसरा है चार्वाका मत। चार्वाका विद्यालय के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान ही ज्ञान का स्रोत है।
चार्वाक का मत है कि प्रत्यक्ष ज्ञान वैध निष्कर्ष अमान्य है। चार्वाक दर्शन अपनी ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा को स्थापित करने निषेध मूलक तर्कशास्त्र को एक विधि या प्रक्रिया के रूप में अपनाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बुद्ध मत क्या मानता है और चार्वाक क्या मानते हैं और न्याय क्या है और परमाना क्या है। अब देखते हैं, वो हमने देखे नास्तिक के अंदर जो आते हैं। अब हम देखते हैं आस्तिक के अंदर क्या क्या आता है। सांख्या, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा और वेदांत। तो ये सारे हमें याद रखने हैं कि आस्तिक के अंदर आते हैं सांख्या, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा और वेदांत। तो अब देखते हैं कि कौन किसको क्या मानता है। सबसे पहले हम देखते हैं सांख्य। सांख्य जो मानते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये तीनों को मानते हैं। और शब्द के अंदर भी 3 इसके पार्ट हैं, पूर्वावत, शेषावत और सामान्यतो दृष्टा। इनको हम आगे डिटेल में देखेंगे। अब आता है योग। योग किसको मानता है? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को। तीसरा जो है हमारा न्याय। न्याय किस किस को मानता है? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। फोर्थ है वैशेषिका। वैशेषिका किस किस को स्वीकार करता है? प्रत्यक्ष और अनुमान। उसके बाद आता है मीमांसा। मीमांसा किस किस को मानता है? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, अनुमान, अर्थापत्ति और अभाव। उसके बाद आता है छठा हमारा ये लास्ट है वेदांत। ये किस किस को स्वीकार करते हैं? तो प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनु उपलब्धि। तो ये 6 मैंने यहाँ पर लिखे हैं, डायग्राम के माध्यम से आपको समझाए हैं। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि कौन सा जो आस्तिक के अंदर ही आते हैं तो कौन सा किसको स्वीकार करता है और किसको नहीं। इससे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि योग ने किस किस को माना है, जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को। तो ये आप ध्यान रखें। आगे देखते हैं। अब देखेंगे प्रत्यक्ष क्या है। प्रत्यक्ष का अर्थ है प्रति प्लस अक्ष होता है। प्रति का अर्थ है सामने और अक्ष का अर्थ है आँख, यानी आँखों के सामने जिसका ज्ञान या अनुभव इंद्रियों से प्रत्यक्ष को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, इन 5 इंद्रियों के सामने होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। इसमें अधूरा ज्ञान मिलता है क्योंकि जो सामने है वही हमें दिखाई देता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यक्ष क्या है। तो प्रत्यक्ष का अर्थ है जो हमारे सामने है उसको देखकर हमें जो नॉलेज मिलती है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। और प्रत्यक्ष के अंदर अधूरी नॉलेज भी हमें मिलती है क्योंकि हमें जो हमारे सामने है हमें वही दिखाई देता है। और प्रत्यक्ष के अंदर जो हमारी इंद्रियां हैं उन्हीं से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये सब आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं जो प्रत्यक्ष हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आइए अब इसको देखते हैं। प्रत्यक्ष के चरण या प्रत्यक्ष की स्टेज क्या क्या हैं। पहली है निर्विकल्प और दूसरा है सविकल्प। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि प्रत्यक्ष के चरण कौन कौन से हैं। तो निर्विकल्प और सविकल्प। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि निर्विकल्प क्या है और सविकल्प क्या है। तो निर्विकल्प वो होता है जो कोई भी वस्तु है उसे हम ऊपर से देखते हैं, वो होता है निर्विकल्प। और सविकल्प वो होता है जिसकी नॉलेज हमें डेप्थ में जाकर मिलती है। जैसे एक उदाहरण से हम इसे समझते हैं। निर्विकल्प जैसे हम कोई भी किसी भी शॉप पर बुक लेने गए तो हमने वहाँ पर बुक देखी तो वो हो गया निर्विकल्प। और घर पर आकर हम देखेंगे कि इस बुक में क्या क्या दिया गया है, कौन कौन सी यूनिट इसमें है और उस यूनिट में कितना दिया गया है और कौन सा टॉपिक अच्छे से कवर किया गया है। तो हम डेप्थ में उसको देखेंगे तो वो होगा हमारा सविकल्प। और हम ऊपर से देखेंगे तो वो होगा हमारा
निर्विकल्प। तो ये आप ध्यान रखें। अगला आता है प्रत्यक्ष के प्रकार। तो प्रत्यक्ष के प्रकार देखते हैं। प्रत्यक्ष को पहले दो भागों में विभाजित किया गया है, लौकिक साधारण और अलौकिक साधारण। अब देखते हैं जो लौकिक साधारण है, इसके भी 6 प्रकार हैं। पहला है चाक्षुक प्रत्यक्ष, यानी आँख से घ्राणाज प्रत्यक्ष, नाक, श्रावण प्रत्यक्ष, कान। अगला है स्पर्श प्रत्यक्ष, त्वचा और रसायन प्रत्यक्ष, जीभ और आंतरिक भाव मन। जैसे हमें पीछे देखा था कि प्रत्यक्ष क्या है, तो प्रत्यक्ष वो होता है जो हमें हमारे सामने है और जो हमें दिखाई देता है, वो होता है प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष हमें अब हमारी इंद्रियों से हम उसको देखते हैं, और ये इंद्रियां हमारी आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, मन। तो ये आपको याद रखने हैं कि लौकिक साधारण के प्रकार 6 हैं। ये इनके नाम हैं। इस तरह जो ये नाम हैं ये एग्जाम में आते हैं। चाक्षुक आँख से, घ्राणाज नाक, श्रावण कान, स्पर्श त्वचा, रसायन जीभ और आंतरिक मन। तो आप ये याद रखें। उसके बाद आता है, इसी का पार्ट है अलौकिक असाधारण, यानी अलौकिक असाधारण के कितने प्रकार हैं, तो 3, सामान्य लक्षणा, ज्ञान लक्षणा और योग। तो अब इनको देखते हैं कि सामान्य लक्षणा क्या है। तो सामान्य लक्षणा है इंडक्टिव, जैसे हमें किसी एक चीज़ को हम देखकर उसको जनरलाइजेशन कर सकते हैं, तो वो होती है सामान्य लक्षणा के अंदर। और हमारा जो ज्ञान लक्षणा है, जो हमें इंद्रियों से प्राप्त होता है, उसे ज्ञान लक्षणा कहते हैं। और योग होता है जो हम मेडिटेशन करते हैं, वो सब योग के अंदर आता है। तो आप इन्हें भी याद रखें और ये याद रखें कि ये अलौकिक असाधारण के प्रकार हैं 3 और ये लौकिक साधारण के प्रकार हैं 6। तो आप इन्हें ध्यान रखें। यहाँ तक हमारा प्रत्यक्ष था। आगे देखते हैं हमारा अनुमान, इन्फ्रेंस। अनुमान का शाब्दिक अर्थ है ऐसा ज्ञान जो कुछ अन्य ज्ञान का अनुसरण करता हो। नेक्स्ट पॉइंट है, चार्वाक दर्शन को छोड़कर सभी दर्शन अनुमान को ज्ञान प्राप्ति का एक साधन मानते हैं। तो ये पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ये एग्जामिनर पूछ सकता है कि चार्वाक दर्शन ने अनुमान को माना है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रत्यक्ष द्वारा किस चीज़ के अस्तित्व का ज्ञान नहीं रहा है, उसका ज्ञान किसी एक ऐसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर है जो उस प्रत्यक्ष चीज़ के अस्तित्व का संकेत उस ज्ञान पर पहुंचाने की प्रक्रिया का अनुमान है। तो उदाहरण के माध्यम से हम अनुमान को समझते हैं। किसी पर्वत के उस पार धुआं उठता देखकर वहां पर आग के अस्तित्व का ज्ञान अनुमिति कहलाता है, और वह ज्ञान जिस प्रक्रिया से उत्पन्न होता है उसका नाम है अनुमान। तो आगे देखते हैं, इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे पूर्व काल में अनेक बार कई स्थानों पर आग और धुएं के साथ साथ प्रत्यक्ष ज्ञान होने से मन में यह धारणा बन गई कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहीं आग भी होती है। तो हम सोचते हैं कि अब हमें जहाँ धुआं दिखाई देगा वहाँ आग अवश्य होगी। तो हम ये क्या करेंगे, हम अनुमान के अंदर ही आएगा, हम अनुमान लगा सकते हैं। जैसे वहाँ पर धुएं को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ अगर पहाड़ी के पीछे धुआं है तो वहाँ पर आग लगी होगी। इसके अंदर आता है सब्जेक्ट, लिंगी। इसमें ऑब्जेक्ट होता है जिसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसे लिंगी कहते हैं। एक पॉइंट है साइन, जिस ज्ञान का प्रयोग नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है उसे लिंगा कहते हैं। अब इसको भी देखते हैं कि आक्षेप 2 प्रकार का होता है, स्वार्थ और परार्थ। वर्गीकरण के आधार पर यह 3 प्रकार का होता है, पूर्वावत, शेषावत और सामान्यतो दृष्टा। निष्कर्ष
के एक अन्य वर्गीकरण के अनुसार इसे 3 प्रकार में बांटा गया है: केवल अन्यायी, केवल व्यतिरेकी और केवल अन्यायी। तो ये भी हमें याद रखना है, ये अनुमान के अंदर आते हैं कि इनको कितने आक्षेप के अनुसार इनके प्रकार कितने होते हैं। तो स्वार्थ और परार्थ, तो आइए देखते हैं ये क्या है। स्वार्थ क्या होता है? स्वार्थ जो अपने बारे में सोचता है उसे स्वार्थ, और जो दूसरों के बारे में सोचते हैं उसको परार्थ कहा जाता है। इसके बाद वर्गीकरण के आधार पर यानी क्लासिफिकेशन के आधार पर यह 3 प्रकार का होता है: पूर्वावत, शेषावत और सामान्यतो दृष्टा। तो पूर्वावत होगा, इसमें पहले क्योज और उसके बाद आएगा इफेक्ट, यानी पहले कारण उसके बाद प्रभाव। जैसे आसमान में बादल दिखे तो सब कहने लगे कि बारिश होगी, तो पहले हमारा आएगा क्योज, उसके बाद होगा इफेक्ट। तो ये आएगा पूर्वावत के अंदर। उसके बाद आता है शेषावत, इसमें इसका उल्टा होगा, पहले इसमें क्या आएगा इफेक्ट और उसके बाद आएगा क्योज। तो आप ये अपनी कॉपी में लिख लें, इनसे क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट बनता है। तो इसमें इफेक्ट, पहले हम इफेक्ट देखेंगे यानी प्रभाव देखेंगे। तो हमने कीचड़ देखा तो हमने अनुमान लगा लिया कि यहाँ बारिश हुई होगी, तो पहले इफेक्ट देखा कीचड़ का, फिर क्योज, कारण हमने जाना कि बारिश हुई होगी। अगला है सामान्यतो दृष्टा। सामान्यतो दृष्टा में होता है जो जैसा है हम वैसा ही देखते हैं। इसके बाद आता है निष्कर्ष के एक अन्य वर्गीकरण के अनुसार 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है केवल अन्यायी, दूसरा है केवल व्यतिरेकी और तीसरा है केवल अन्यायी। तो जो हमारा केवल अन्यायी है इसमें हम बात करेंगे पॉजिटिव की बात करते हैं, और केवल व्यतिरेकी में हम नेगेटिव की बात करते हैं, और केवल अन्यायी में हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात करते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इसमें करेंगे पॉजिटिव की बात है और इसमें हम नेगेटिव की बात करेंगे, और केवल अन्यायी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात होगी। तो ये आप जो ये मैंने यहाँ लिखे हैं ये आप याद रखें, और ये तीनों ही स्वार्थ, परार्थ, पूर्वावत, शेषावत, सामान्यतो दृष्टा, केवल अन्यायी, केवल व्यतिरेकी और केवल अन्यायी। तो ये किसके अंदर आते हैं ये भी हमें याद रखना है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ये सब अनुमान के अंदर आते हैं। आगे देखते हैं अनुमान की संरचना और प्रकार। ऐसा ज्ञान जो हमें प्रत्यक्ष के बाद प्राप्त होता है उसको हम अनुमान कह सकते हैं। यह ज्ञान संबंध परक होता है। अनुमान एक प्रकार से द्वितीयक साक्ष्य है। इसके लिए आधार सामग्री हमें प्रत्यक्ष तथा शब्द से प्राप्त है। अनुमान 3 चीजों से बना है। पहला है साध्य, दूसरा है पक्षा, तीसरा है हेतु लिंगा। तो जो साध्य है वो होती है मुख्य अवधि, और पक्षा जो है वो है लघु अवधि, और हेतु जो जिसे लिंगा भी कहते हैं ये है मध्य अवधि, यानी मुख्य अवधि मेजर टर्म, पक्षा लघु माइनर टर्म और मध्य मिडल टर्म। ये याद रखने हैं कि इन तीनों चीज़ों से मिलकर बना है अनुमान, साध्य, पक्षा और हेतु। उसके बाद आता है अनुमान के 2 मुख्य समूह हैं, एक है व्याप्ति और दूसरा है पक्ष धर्माता। आइए देखते हैं व्याप्ति क्या है। यह तब होता है जब हमें सार्वभौमिक संबंध का पता हो, जैसे कि अग्नि और धुआं, यानी व्याप्ति जब होगी जब यूनिवर्सल का हमें पता होगा, जैसे अग्नि और धुआं। इसका पॉइंट है मुख्य अवधि के साथ मध्य अवधि का चर संबंध व्याप्ति कहलाता है। अगला पॉइंट है सार्वभौमिक संबंध है तो व्याप्ति है।
अब इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं। पक्षधर्माता अग्नि पर्वत पर प्रतीत होती है जहाँ उसमें हमें धुआं भी प्रतीत होता है, यानी पर्वत पर हमें अग्नि दिखाई देती है तो हमें धुआं भी वहाँ से निकलता हुआ प्रतीत होता है। उदाहरण देखते हैं। अनुमान पर अग्नि की उपस्थिति। जब कोई दूर पर्वत पर धुआं दिखता है तो धुएं और अग्नि के बीच एक सार्वभौमिक संपर्क यानी व्याप्ति के एक अनुभव को याद करता है और निष्कर्ष निकलता है कि दूर पर्वत पर आग है। अब देखते हैं, इस पर्वत पर अग्नि है, ये कहलाएगा प्रतिजना। दूसरा पॉइंट है क्योंकि इसमें धुआं है तो हेतु तीसरा है जो कुछ धुएं में अग्नि है, ये कहलाएगा उदाहरण। फोर्थ है, इस पर्वत पर जो धुआं है जो अग्नि से जुड़ा हुआ रहता है, उपनया। और उसके बाद पांचवा, इस पर्वत में आग है, निगमना। तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखने हैं कि प्रतिजना, हेतु, उदाहरण, उपनया और निगमना। अब देखते हैं प्रतिजना क्या है। साध्य का निर्देश करने वाला अर्थात अनुमान से जो बात सिद्ध करना है उसका वर्णन करने वाला वाक्य है। जैसे यहाँ पर आग है, यानी साध्य का निर्देश करने वाला अर्थात अनुमान से जो बात सिद्ध होती है उसका जो वर्णन करता है उसे कहते हैं प्रतिजना। जैसे यहाँ पर आग है। दूसरा है हेतु, जिस लक्षण या चिन्ह से बात प्रमाणित की जाती है क्योंकि यहाँ धुआं है। अगला है उदाहरण, सिद्ध की जाने वाली वस्तु बतलाए हुए चिन्ह के साथ जहाँ देखी गई है उसे बताने वाले वाक्य। जैसे जहाँ जहाँ धुआं रहता है वहाँ वहाँ आग रहती है, जैसे रसोई घर में। तो उदाहरण एग्जाम्पल हम देंगे कि जहाँ जहाँ धुआं रहता है वहाँ वहाँ आग रहती है, जैसे किचन में। अगला है उपनया, जो वाक्य बतलाए चिन्ह या लिंग का होना प्रकट करे। उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर धुआं है तो ये उपनया के अंदर आएगा। उसके बाद है पांचवा निगमना, सिद्ध की जाने वाली बात सिद्ध हो गई, वो कहलाता है निगमना। यहाँ तक हमने अनुमान कंप्लीट कर लिया। मैंने यहाँ जो जो कीवर्ड लिखे हैं आप उन्हें जरूर याद रखें। उसके बाद आता है उपमान यानी कंपैरिजन। तुलना के द्वारा जब ज्ञान ग्रहण किया जाता है तो वह उपमान कहलाता है। यदि कोई विश्वसनीय व्यक्ति हमारे सामने किसी ऐसी वस्तु का वर्णन करता है जिसे हमने कभी नहीं देखा तथा हम उस वर्णन के आधार पर भविष्य में यदि उसी प्रकार की वस्तु को देखकर उसका ज्ञान प्राप्त कर लें तो हमारा यह ज्ञान उपमान द्वारा प्राप्त होगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, यह मूल रूप से तुलना पर आधारित है। उदाहरण देखते हैं, किसी व्यक्ति ने गाय देखी किंतु नील गाय नहीं देखी। बाद में नील गाय देखकर अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि गाय नीलगाय के समान होती है, तो यह ज्ञान उपमान द्वारा प्राप्त कहा जाएगा। यानी जैसे हमारे घर में गाय होती है, हमने वो गाय देखी और हम कहीं पहाड़ों पर चले गए तो वहाँ हमने नील गाय देखी, तो हम ये अपने पूर्व ज्ञान से उसकी तुलना करेंगे कि वहाँ हमारे घर में जो गाय है वो इसी तरह की है, तो ये भी उसी की तरह दिखाई देती है, तो हम तुलना करेंगे। तो इसमें यही कहा गया है कि यह मूल रूप से तुलना पर आधारित है। आगे आता है हमारा शब्द वर्बल टेस्टिमोनी। शब्द को एक विश्वसनीय व्यक्ति के कथन के रूप में परिभाषित किया गया है। यह विश्वसनीय व्यक्तियों, मानव या परमात्मा के शब्दों पर आधारित है। एक व्यक्ति भरोसेमंद होता है यदि कोई व्यक्ति सच्चाई जानता है और उसे उसी ढंग से बताता है तो उसको विश्वसनीय कहा जा सकता है। शब्द ज्ञान प्राप्ति का मुख्य साधन माना गया है। शब्द को वेदों के अधिकार के रूप में सम्मानित किया गया है। शब्द दो प्रकार का होता है, वैदिकी और दूसरा है धर्मनिरपेक्ष।
तो शब्द जो होते हैं वो किसी भी भरोसेमंद व्यक्ति द्वारा कहे जाते हैं और वो हमारे लिए काफ़ी भरोसेमंद होते हैं। अब देखते हैं वैदिका और धर्मनिरपेक्ष क्या है। वैदिक शब्द परिपूर्ण और अचूक है, क्योंकि वेद परमात्मा द्वारा रचित हैं। तो हम जो हमारे वेद पुराण हैं उन पर हम डाउट नहीं कर सकते। जो वेदों में लिखा गया है हम उसको 100% सही मानते हैं। अगला है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द मनुष्य के शब्द हैं जो त्रुटि का कारण बन सकते हैं, इसलिए ये अचूक नहीं है। अब आते हैं हम अर्थापत्ति। इसे इम्प्लीकेशन भी कहा जाता है। परिस्थिति को देखकर उसका अर्थ निकालना, यानी कल्पना के बेस पर अर्थ निकालना। इस प्रमाण के माध्यम से हम दो तथ्यों के बीच विरोधाभास के परिणाम स्वरूप एक तथ्य की खोज करते हैं जो पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित होने के लिए ज्ञात हैं। उदाहरण देखते हैं हम। देवदत्त मोटा है, वह दिन के समय नहीं खाता, वह रात में खाता होगा। तो ये उदाहरण है। जैसे हमने इसमें हमें कल्पना की कि देवदत्त मोटा है, अगर वह दिन में नहीं खाता तो रात में खाता होगा। तो इसमें हमने और ही अर्थ निकाल लिया। उसके बाद आता है अनुपलब्धि, नॉन एप्रीहेशन। किसी चीज़ के ना होने से जो नॉलेज मिलती है उसे अनुपलब्धि कहते हैं। इसके द्वारा हम किसी विषय के न होने का सीधा ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे कमरे में घड़ा नहीं है, यह ज्ञान हमें वहाँ घड़े की अनुपलब्धि से हुआ है। यह ज्ञान हमें किसी अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं हो सकता। जैसे हम बाहर खड़े हैं और क्लास से बच्चों का शोर आ रहा है, तो हम यही कहेंगे कि शोर इसलिए आ रहा है, क्लास में टीचर नहीं है। तो ये हमारा था अनुपलब्धि। अब देखते हैं हेत्वाभास, फैलेसी ऑफ इन्फ्रेंस। भारतीय तर्क में एक पतन को हेत्वाभास कहा जाता है। इसका अर्थ है कि मध्य पद एक कारण प्रतीत होता है, लेकिन एक वैध कारण नहीं है। सभी हेत्वाभास भौतिक प्रकार के पतन हैं। जब हम इन 5 विशेषताओं का उल्लंघन किया जाता है तो उसमें हेत्वाभास उत्पन्न होता है। तो आइए हेत्वाभास के प्रकार देखते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हेत्वाभास के प्रकार से एवरी शिफ्ट में हमारा क्वेश्चन बनता है। तो इसके 5 प्रकार हैं। पहले देखते हैं इनके नाम। असिद्धा, सव्यभिचारा, बाधिता, सत्प्रतिपक्ष और विरुद्धा। तो ये हमें याद रखने हैं कि हेत्वाभास के 5 प्रकार हैं। तो पहले देखते हैं असिद्धा क्या है। जैसे नाम से ही पता है, जो सिद्ध न हुआ हो या जिसे सिद्ध न किया जा सके वो होता है असिद्धा। और सव्यभिचारा अनियमित मध्य का पतन और सत प्रतिपक्ष मध्य पद और दूसरे मध्य पद से विरोधाभास। और बाधिता है विरोधाभासित और विरोधाभासी। तो ये सब हमें याद रखने हैं। तो असिद्धा होती है अनप्रूव्ड मिडल, ये सीधा हमारा क्वेश्चन बनता है। उसके बाद है सव्यभिचारा इर्रेगुलर मिडल और सत प्रतिपक्ष होती है कॉन्ट्राडिक्टरी टू मिडल। और बाधिता होती है नॉन इन्फ्रेंस और विरुद्धा होती है जिसे हम कॉन्ट्राडिक्टरी कहते हैं, यानी एक दूसरे के विरुद्ध। तो ये हमें याद रखनी है। तो आज हमने जो इंडियन लॉजिक है आज इसमें कंप्लीट कर लिया है। अगर आप इस वीडियो को भी 2-3 बार देखते हो तो आपके इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप अपनी नोटबुक में इन सभी को आप नोट्स के रूप में लिख सकते हो, जिससे जब आपका एग्ज़ाम होगा तब आप इसे रिवाइज कर सकते हो। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखें, जिससे आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा।
तो आइए एक बार और देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमने भारतीय तर्कशास्त्र के अंदर जाना कि क्या क्या होता है। तो इसके दो पार्ट हैं, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक वो होते हैं जो इन सब को स्वीकार करते हैं, और नास्तिक जो वेदों को स्वीकार नहीं करते, और आस्तिक जो वेद को स्वीकार करते हैं, जैसे न्याय, सांख्या, वैशेषिका, मीमांसा, ये सभी वेदों को स्वीकार करते हैं। और ये नास्तिक हैं, ये स्वीकार नहीं करते, जैसे जैन मत, बुद्ध मत और चारवाक। तो ये सब मैंने पढ़ा दिए। आगे देखते हैं, आस्तिक के अंदर आते हैं सांख्या, योग, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा और वेदांत। इनसे क्वेश्चन हमारा बनता है कि इसने किस किस को स्वीकार किया है और किस किस को नहीं। तो आप ये ज़रूर देखें। सांख्या प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। शब्द के अंदर आते हैं पूर्वावत, शेषावत और सामान्यतो दृष्टा। और योग के अंदर आते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। इसी तरह न्याय प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। वैशेषिका प्रत्यक्ष, अनुमान और मीमांसा प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अभाव को मानते हैं। उसके बाद है छठा वेदांत। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, इन सबको स्वीकार करते हैं। फिर हमने देखा कि प्रत्यक्ष क्या है और प्रत्यक्ष के चरण और या प्रत्यक्ष की स्टेजेस, निर्विकल्प और सविकल्प। आगे हमने देखा कि प्रत्यक्ष के प्रकार लौकिक और अलौकिक है। साधारण लौकिक के 6 प्रकार और अलौकिक के 3 प्रकार, चाक्षुक, घ्राणज और श्रावण, स्पर्श, रसायन और आंतरिक। और इसके अंदर सामान्य लक्षणा, ज्ञान लक्षणा और योग। उसके बाद हमने अनुमान देखा। अनुमान के भी प्रकार दिए गए हैं। आक्षेप द्वारा 2 प्रकार का होता है, स्वार्थ और परार्थ। वर्गीकरण के आधार पर 3 प्रकार का होता है, पूर्वावत, शेषावत, सामान्यतो दृष्टा। आप ये यानी डीप में याद नहीं कर सकते तो आप इनके नाम याद रखें, इनसे भी क्वेश्चन जरूर बनता है। निष्कर्ष में एक अन्य वर्गीकरण के अनुसार 3 प्रकारों में बांटा गया है, केवल अन्यायी, केवल व्यतिरेकी और केवल अन्यायी। तो ये आप को याद रखने हैं कि इनके नाम थोड़े अजीब हैं, लेकिन आपको ये याद रखने हैं। अनुमान की संरचना और प्रकार। अनुमान 3 चीज़ों से बना है, साध्या, पक्षा और हेतु, जिसे लिंगा भी कहा जाता है। अनुमान के 2 मुख्य समूह हैं, व्याप्ति और पक्षधर्माता। उसके बाद देखते हैं हम उपमान, कंपैरिजन। उसके बाद आता है शब्द, वर्बल टेस्टिमोनी। इसके भी 2 प्रकार हैं, वैदिका और धर्मनिरपेक्ष। वैदिका और धर्मनिरपेक्ष। उसके बाद आता है अर्थापत्ति। अर्थापत्ति भी इजी है, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हमने देखा अनुपलब्धि। उसके बाद हेतुआभास, फालिसी ऑफ इन्फ्रेंस। और ये आपको याद रखने हैं कि हेतुआभास के कितने प्रकार हैं, असिद्धा, सभ्य विचारा, सत्प्रतिपक्ष, बाधिता और विरुद्धा। तो फ्रेंड्स, आज हमने इसमें इंडियन लॉजिक को कंप्लीट कर लिया है और मैंने ये बहुत मेहनत से ये वीडियो आपके लिए बनाई है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाती रहूँगी। और आप इस जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखें तो कमेंट इसमें ज़रूर करें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, सभी को इन वीडियोज़ का फ़ायदा मिले, क्योंकि इंग्लिश में तो मटेरियल हमें आसानी से मिल जाता है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।